Hello, I'm Mona, and today we have with us actor Dibyendu Bhattacharya. Welcome to the Tribune, sir. Thank you so much. Thank you. So, sir, what brings you to Chandigarh this time? Film Festival, चंडीगढ़ फिल्म म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल 5th एडिशन. सो उन्होंने कहा और मैं आ गया. जी सर, आप कलकत्ता में पले बड़े और हमने सुना है कि आप क्रिकेट और थिएटर दोनों में इंटरेस्टेड थे. कब डिसाइड किया कि एक्टिंग ही आपका मेन स्टे होने वाला है? एक्टिंग या बेसिकली आई वाज इनटू वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स बचपन में. और स्पोर्ट्स ने एक बंगाली लड़का जिस टाइम हमारे लाइफ में इंस्टाग्राम मोबाइल कुछ भी नहीं होते थे, ना तो प्ले स्टेशन होता था, तो फिर हम लोग क्या करते थे? हम लोग तो बस यही करते थे कि 3 लड़के मिल लिए, 4 लड़के मिल लिए तो एक लिटिल मैगजीन चालू कर लिए. जी. सो खुद ही लिखते थे, खुद ही एडिटोरियल लिखते थे, खुद ही मिडल लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, पोइट्रीज लिखते थे, खुद ही जाते थे, प्रूफ चेक करते थे, खुद ही प्रिंट्स निकालते थे, उसको बाइंडिंग में देते थे, बुक्स बनाते थे, और लोगों के घर घर में, दोस्तों के घर घर में जाके आंटी अंकल को यार 10 रुपया का एक किताब ले लिए, प्लीज़ ले लीजिए, ये भी करते थे. और थिएटर तो मतलब हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मतलब कैलकाटा बॉय, हमारे खुद के ग्रुप्स होते थे, ग्रुप्स में जाके मतलब हम प्लेज करते थे. इतने सारे प्ले राइट्स है, जैसे बादल सरकार है, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है. प्ले राइट्स की तो बहुत ही भरमार है प्लेज के तो कलकत्ता में. और कलकत्ता एक थिएटर, आपको पता नहीं होगा, पता कलकत्ता में ऑलमोस्ट लाइक 8,000 करीब ग्रुप्स हुआ करते थे, थिएटर ग्रुप्स उस टाइम. मैं अपने मतलब जब मैं 10th 11th 12th उस टाइम की बात कर रहा हूँ. तो एक्चुअली स्पोर्ट्स का एक टाइम होता है ज़िंदगी में. स्पोर्ट्स एक पर्टिकुलर एज के बाद स्पोर्ट्स और नहीं खेल सकते आप. और थिएटर करते हुए जब मुझे पहला वैलिडेशन मिलता है आपको, बिकॉज बाकी चीज़ें तो बाई प्रोडक्ट्स है आपके, जो फेम मनी ये सब कुछ, लेकिन जो पहला वैलिडेशन मिलता है तो उसी दिन आप डिसाइड करते हैं कि अरे आई एम गुड एट इट, और आई बिलोंग टू दिस स्टेज. सो एक्टिंग करके मैं मज़ा दे पा रहा हूँ लोगों को, लोग एंटरटेन्ड हो रहे हैं और मुझे भी मज़ा आ रहा है लोगों को एंटरटेन करते हुए. तो वो हुआ था 1988 में, जब मैं पहली बार स्टेज में ग्रुप्स की तरफ से काम करना शुरू किया. अपने 10th स्टैंडर्ड में मैंने स्कूल प्लेज में लीड रोल किया था. फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एक्सेल करना चाहूँगा, और जो मैं करना चाहूँगा, तो फिर मैंने निर्णय किया कि पढ़ाई ज़रूरी है. जी. तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, तो थिएटर को लेकर पढ़ाई की, ड्रामेटिक आर्ट्स. फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में, मतलब एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में 3 साल काम किया. क्योंकि बीइंग अ बंगाली, अगर मुझे नेशनल लेवल में काम करना है तो मुझे हिंदी में ही काम करना है, तो हिंदी रंगमंच करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट आगे आगे मैंने कभी आगे का भी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि आगे क्या होने वाला है. तो जैसा चलता रहा वैसे ही चलता गया, तो और मैं एक्टर बन गया. जी. और हमें पता चला है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में भी आते जाते रहे. हाँ बिल्कुल. चंडीगढ़ से कैसा रिश्ता रहा उन सालों में? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में इसलिए मैं आता था कि मेरे एक बहुत ही फेवरेट टीचर हुआ करते थे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में, जो कि एनएसडी फॉर्मर एनएसडी डायरेक्टर भी थे, प्रोफेसर मोहन महर्षि. उनकी वाइफ अंजला महर्षि आप लोग जानती होंगे. तो मोहन महर्षि अभी ही इज़ नो मोर, एंड ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर. सो उनके साथ मैं कुछ पर्सनल क्लासेस भी करता था. और जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी ख़त्म करके मैं मुंबई चला गया था, तब मैंने एनएसडी में एक पेपर सबमिट भी होता है आगे जाके फेलोशिप के. वो मोहन जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर वो आगे बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाया. लेकिन उस टाइम मैं मुंबई से आता था और मोहन जी के साथ सेशन करता था, एक मतलब कि 1-on-1.
सो वन ऑन वन सेशन होता था हमारा, तो मुझे मज़ा आता था, बिकॉज वो एक एजुकेशन तो अपनी कभी कभी ख़त्म होती नहीं है ना, वो तो पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। जी। तो और ये सब प्रोलिफिक लोग थे, मतलब जो वो वाले जनरेशन थे जो जिनकी मतलब जिनके पास मतलब हर सवाल का जवाब होता था, है ना। तो और एक कोई एक सवाल लेके आप जाए तो वो सीधा एक किताब पकड़ा देते थे। जी। तो वो आपको एक पर्टिकुलर एक स्मॉल क्वेरीज के लिए भी पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी। जी, तो जाने अनजाने में कितना कुछ सिखा देते थे। बिल्कुल। तो वो सारे ऐसे जनरेशन थे, तो बहुत प्रोलिफिक टीचर भी थे वो, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो हम लोग ऐसे पेपर्स, एक मैं सबमिट करना चाह रहा था एक्टिंग के ऊपर, जी। तो उनके साथ मैं लगा रहता था। और हमें पता चला आपकी ससुराल भी चंडीगढ़ में है। जी, ये क्या कहानी है? कहाँ पे आप मिले मैम हम को? लोग मिले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एक्चुअली मेरी वाइफ रिचा, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं जब एनएसडी ख़त्म करने के बाद एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में फर्स्ट ईयर में था, तो 98, तो तब इस बैच का दाखिला हुआ था। और मैं रेपर्टरी कंपनी में था, मैं आई वाज सीनियर, आई वाज आउट ऑफ द स्कूल आल्सो, बट एनएसडी का पार्ट ही है एनएसडी रेपर्टरी कंपनी है। तो हम लोग एनएसडी कैंपस होता था भवालपुर हाउस में, और एक रास्ता छोड़ के कोपरनिकस मार्ग में साहित्य अकादमी के ऊपर हमारा एनएसडी रेपर्टरी कंपनी हुआ करती थी उस टाइम। तो वहाँ मैं थिएटर करता था, लेकिन लंच के लिए मेस चले जाते थे, हम एनएसडी के मेस में ही जाते थे। नए बैचेस आते थे, तो एक सीनियरिटी जूनियरिटी वो सब सारी चीज़ें होती थी। तो उस टाइम मुलाकात हुई थी, न्यू बैच, तो वहाँ रिचा मिली पहली बार। फिर धीरे 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 इश्क हुआ सब कुछ। फिर वो उस टाइम मेरे इन लॉज चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो मैं जब समर वैकेशंस होते थे तब ये लोग घर आ जाते थे, और मैं उधर, क्योंकि मैं एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में नौकरी कर रहा था उस टाइम, तो मैं वही मतलब चला आता था बस लेके, आईएसबीटी से बस पकड़ता था, यहाँ आके उतरता था चंडीगढ़ में, तो उसको बताता था कि मैं पहुँच गया हूँ। जी। फिर हम दिन भर उसके पास एक काइनेटिक एक स्कूटी टाइप का होता था, हम दिन भर फिर हम घूमते थे। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। जी। तो अभी इस बार उन सब जगह पे जाने का मौका मिला जहाँ आप लोग घूमते थे? इस बार टाइम ही नहीं मिल पाया, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन था, बिकॉज एक्चुअली मैं बहुत कट टू कट ट्रैवलिंग में हूँ। मैं एक शूटिंग कर रहा था दिल्ली में, एक सीरीज़ की शूटिंग कर रहा था, वो ख़त्म करके उसी दिन मुझे बॉम्बे बॉम्बे पहुंचना था, और बॉम्बे पहुंच के 3.5-4 घंटे मुझे बॉम्बे में कुछ काम था, वो काम निपटा के मुझे रात की फ़्लाइट लेके कलकत्ता जाना था। जी। तो कलकत्ता के एक्चुअली कलकत्ता में इस बार मुझे दे हैव गिवन मी अवार्ड कॉल्ड राइट। प्राइड ऑफ बंगाल। या कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। जी। और दो मेरा पूरा वर्क ऑफ मतलब फील्ड ऑफ वर्क इज़ नेशनल। सो मैंने इतना बंगाली बंगाली में काम किया नहीं, और मैं करना बहुत चाहता हूँ, हालांकि क्योंकि मातृभाषा है और एक कंफर्ट जोन तो है मेरा। और मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मतलब जो कलकत्ता में है, मेरी माताजी का तो देहांत हो गया, लेकिन ये लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं कलकत्ता में बहुत काम करूं, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। उनको मैं इस तरह बहुत मशरूफ़ रहता हूँ, और मशरूफियत इधर ही है, और काम मेरा इधर ही है, मतलब मुंबई में ही है। तो लेकिन लेकिन जब आपको पता चलता है कि योर सिटी इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, देन यू इट फील्स गुड। डेफिनेटली। स्टार्टिंग फिल्मों की जर्नी मॉनसून वेडिंग 2001 से आज रिसेंटली फतेह में हमने आपको देखा, इतने सारे रोल ओटीटी में, कोई एक पर्टिकुलर रोल आपके दिल के करीब है? सारे रोल्स मेरे बहुत दिल के करीब होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि रिसेंटली मैंने पोचर किया, पोचर क्योंकि वो सीरीज़ ही इतना पर्टिनेंट सीरीज़ है, बिकॉज द सीरीज़ टॉक्स अबाउट द एनिमल पोचिंग, द एलिफेंट टास्क पोचिंग। और वो आमतौर पे देखने में, और इस विषय को देखने में आमतौर पे लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन मैंने देखा कि मैं जब जो स्टडी मटेरियल्स आए हैं, जब मुझे रिची के साथ बातचीत चलते हुए, तो उसमें जब एक एपिसोड, मतलब हम जब मैं पढ़ाई कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे स्क्रिप्ट की, तब
तब देखा कि यार हाथी को मार के हाथी के दांत से गणपति का मूर्ति बनाया जा रहा है। हाउ क्रूल इज दैट, मतलब कि गणपति जी को मार के गणपति जी बना रहे हैं उनके हड्डियों से, वही वाली बात होगी। और फिर पता चला कि धीरे 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 एलिफेंट एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। मतलब इतना एक जाइगेंटिक, इतना ब्यूटीफुल एनिमल, और वो उसको हम मार के ख़त्म कर रहे हैं। और ये नेचर के साथ जो हमारी जो पूरी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा फिर। हाँ, टाइगर को हम मार दे रहे हैं, बर्ड्स, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। कुछ दिन पहले पता चला कि वाइट राइनोज है, जो है वाइट राइनोज, द लास्ट वाइट राइनोज डाइड, और वाइट राइनोज मिलेगा नहीं दुनिया में। जी। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उस टाइम तो ये पोचर जो है जब किया, तो वो मुझे बहुत ही, मतलब वो करते हुए भी मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि आई एम ऑल्सो क्रूसेडर, यू नो। कि जब जब अब कोई भी, अब कभी कभार ऐसा जब होता है कि कोई रोल आप करते हैं, आपको करते हुए ऐसा लग रहा है कि आई एम फाइटिंग फॉर दिस, मतलब फाइटिंग अगेंस्ट दिस पोचिंग थिंग, दिस क्रूअल्टी ऑन एनिमल। तो एक अच्छा फील गुड फैक्टर रहता है। इसके और लिए भी आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला जी क्रिटिक्स जी, चॉइस में। रिसेंटली क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। क्या वैल्यू रहती है, इतने सारे अवार्ड्स जिंदगी में आए हैं, तो उनका क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, वैलिडेशन, रिकॉग्निशन, एंड somebody is acknowledging your craft, you know, because हम लोग जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट एंटरटेनमेंट है। कि क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मैसेज ओरिएंटेड फिल्में होनी चाहिए, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप यू शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल्सो। जी। तो जब वो होता है तो फिर सोने पे सुहागा होता है ना, फिर तब वो प्रॉपर, मेरे हिसाब से कंप्लीट आर्ट होता है वो। जी। इतनी लंबी इनिंग्स और इतनी लेस्ट्रेस एस्पायरिंग एक्टर्स को क्या आप टिप देना चाहेंगे, क्या चाहिए होता है एक अच्छा एक्टर होने के लिए? पता नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा एक्टर, मैं अच्छा एक्टर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करता रहता हूँ। आज की तारीख में भी मैं लगा रहता हूँ। आज की तारीख में भी मैं पहला किसी प्रोजेक्ट में जाते समय मेरा गला सूखता है, मुझे एक नर्वस एनर्जी फील होती है, और कि मुझे हमेशा ये लगता है कि इस रोल को मैं शिद्दत के साथ निभा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। वो एक कांस्टेंट एलिमेंट आपके दिमाग में काम करता रहता है कि क्या है ना कि एक होता है कि कंफर्ट जोन का कैरेक्टर करना, कि आप जैसा है वैसे ही करते रहे, और एक है कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मेटामॉर्फोसिस में भी जाते हैं कि हर एक किरदार तो डिफरेंट है। मतलब मैं क्योंकि जो किरदार होता है उसके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आपकी इकोनॉमी आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट भी होता है। तो वो उसको पकड़ने के लिए आपको वो जद्दोजहद करना पड़ता है, आपको उसके जूते में पैर डाल के देखना पड़ता है, उसके कपड़े में घुसना पड़ता है, उसके माइंड सेट में घुसना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक बहुत बड़ी बॉल गेम है, मतलब इट्स ए ह्यूज बॉल गेम। तो मुझे लगता है कि ये तो सारी चीज़ें है, इसके लिए बेसिक चीज़ें जो है कि आपको ये रियलाइज करना होता है कि द आर्ट यू आर डीलिंग विद इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जी। सो द लाइफ शुड बी वेरी सिंपल। जी। कि लाइफ में जितना बैगेज कम होगा उतना ही आप सटीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अच्छा एक्टर होने के लिए मुझे लगता है कि जितना आप रिलेटेबल होंगे जी। ऑडियंस के लिए, जितना ऑडियंस आपको बाजू वाले घर का बंदा समझेगा कि यार ये मेरा चाचा है, ये मेरे दादाजी है, ये मेरे पिताजी है, और ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई जैसा है, तो तभी आप किसी कैरेक्टर को सटीक मायने में जी पाते हैं, निभा पाते हैं, और तब लोग आपको घर भी लेके जाते हैं। जी। कोई फेवरेट डायरेक्टर्स रहे हैं इस जर्नी में, या कोई एक डायरेक्टर जिनके साथ काम करना अभी आपकी विश लिस्ट में है? ये तो मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर के नाम बोलना बहुत मुश्किल है। आई वांट टू वर्क विद एवरी डायरेक्टर्स। जी।
न्यू कमर्स के साथ, ओल्ड वन के साथ, वेटरन के साथ, सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। इनफैक्ट कल राहुल रवेल जी मिले थे, जो मेरे पिता समान है, मतलब जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं कल मन में ये भी आ रहा था कि राहुल रवेल जी को रिक्वेस्ट करूँ, सर फिर से एक पिक्चर बनाइए और मुझे भी लीजिए। तो इसमें तो वो तो रहता ही है, वो कंटिन्यूअस रहता है। और सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, सारे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि आज की तारीख में तो आपको पता ही है ना कि छोटी सी चीज़ ऐसे फैल जाती है। तो आने वाले प्रोजेक्ट में कुछ है चीज़ें जो है अभी रिसेंट रिलीज पे है, जैसे कि कप कपी नाम की एक फिल्म आई है जी, हॉरर जॉनर, हॉरर कॉमेडी है। तो वो एक रिसेंट रिलीज है। हमने एक फिल्म की थी कुछ दिन पहले, वो भी रिलीज पे है, एक रुका हुआ फैसला, जो बासु चैटर्जी की एक फिल्म थी, एक रुका हुआ फैसला, 12 एंग्री मैन। तो उसका कंटेम्प्रेरी एडेप्टेशन है, वो भी रिलीज पे कगार पे है। एक कुछ दिन पहले हमने एक फिल्म और कंप्लीट की, गुलाबी के नाम की फिल्म, वो भी रिलीज के कगार पे है। सीरीज़ है, सो चलती का नाम गाड़ी है, चलती रहेगी। सीरीज के आने से क्वेश्चन जो बार बार सामने आ रहा है वो है सेंसरशिप ऑफ ओटीटी। एज एन आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं कि कितनी फ्रीडम, कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये पूरा एरिया जो है कैच 22 वाला एरिया है। मतलब इसका कुछ ऐसा मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है नहीं, बिकॉज अव्वल तो सेंसरशिप इतना स्ट्रांग अगर हो जाता है तो आप सोचने में कंगाली कर लेते हैं। जी, मान लीजिए कि आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं और फिल्म बनाते समय आपने कहानी लिखी और अरे यार ये नहीं कर पाएंगे, वो लोग मना करेंगे। अरे यार नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे, वो लोग मना करेंगे। अरे यार ये दिखा नहीं पाएंगे, वो लोग हॉल तोड़ देंगे। अरे यार ये तो सेंसर काटेगा ही काटेगा। तो ऐसे करते 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 कि आपका जो आपके सब कुछ तो लिमिट हो जाता है ना, अगर देखा जाए। जैसे कि आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, ऑफ द रियल लाइफ ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है, वो अगर आर्ट में रिफ्लेक्ट ना करे तो फिर वो आर्ट तो एलिस इन वंडरलैंड है ना। मतलब वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया की कहानी तुम बता रहे हो, मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक सत्य है। और एक सत्य ये है कि अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, कि अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे गाली देनी है, तो कहानी कुछ भी आप गाली दी जा रहे हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। तो एक कैच 22 सिचुएशन लगता है मुझे। तो इसका एक इक्विलिब्रियम बना के कुछ मतलब बैठ के डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं। मुझे लगता है गाइडेंस वाला आइडिया मेरे को बेटर लगता है। जैसे कि ये इतने साल से इतने साल तक देख सकते हैं, ये इतने साल से इतने साल तक देख सकते हैं। ये जो पेरेंटल गाइडेंस पहले आते थे ना, UGPG, तो ये सारी इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे लगता है बेटर रहता है। जी। चंडीगढ़ में आप हैं, कुछ और जो हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया सिटी है और बहुत सुंदर शहर है। इतना खुला शहर है, इतने पेड़ पौधे हैं, मेरा कभी कभार मन करती है यहाँ बस जाऊँ। जी, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच दिव्येंदु जी, द ट्रिब्यून को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।